नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पिछले जो हम उत्तर प्रदेश की नदियां देख रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो थोड़ी बंद हो गई थी लास्ट में। इससे आगे जो है बस हम घाघरा नदी के बारे में बता रहे थे और इसके बाद में आपको बताया था कि घाघरा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, बताओ। शारदा नदी। ये शारदा नदी के बारे में बता रहे थे। शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं, ठीक है, काली नदी भी कहते हैं। और ये किसकी सहायक नदी है? ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक बताया था मैंने राप्ती के बारे में कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज बताई थी बस। अब इसके बाद आज हम अब स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा जो गंगा नदी के बाईं ओर नदी है और आज हम पढ़ेंगे जो गंगा नदी के दाईं ओर नदी बहती है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे गंगा नदी के दाईं ओर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी, गंगा के दाईं ओर बहने वाली नदी। देखो पहले हमने गंगा के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे गंगा नदी के दाईं ओर बहने वाली नदी। तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है यमुना, यमुना नदी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लें आप यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल लिखेंगे, उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री से, यमुनोत्री, ठीक है। ये मतलब एक जगह है बंदरपूछ, यहां से है। इसका उद्गम जो एक्चुअल में माना जाता है बंदरपूछ यमुनोत्री से माना जाता है। और ये जो जगह है वो पड़ती है ग्वालियर में। वो बताओ ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बिहारी का जन्म बताओ कहां पर हुआ? ग्वालियर में, ठीक है। एक मात्र ऐसे कभी बताए थे मैंने आपको जो ग्वालियर में जिनका जन्म हुआ है, बिहारी, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के, देखो ये उत्तर प्रदेश के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये 19 जिलों में बहती है, 19 जिलों में। और गंगा कितने में बह रही थी? हाँ जी, 28 में। तो ध्यान रखना ये गंगा और यमुना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूपी के 19 जिलों में बहती है ये नदी। सहारनपुर के फैजाबाद स्थान से ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सहारनपुर का है जो शहर है फैजाबाद, यहां से ये यूपी में प्रवेश करती है। और प्रयागराज में जाकर, प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। बताओ प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक है। प्रयागराज में ये किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। आपको पता है कि इलाहाबाद में इसे त्रिवेणी कहा जाता है क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पे संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती तो अब लुप्त होगी, तो 2 ही नदियों का संगम बचा वहां पर, गंगा और यमुना का। तो देखो ये सहायक नदी किसी की है? गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी भी। अब देखो हमने जब बाईं ओर पढ़ा था तब भी वे सारी की सारी सहायक नदी किसकी थी बताओ? गंगा की। और यमुना नदी मतलब हम ये दाईं ओर देख रहे हैं तो ये यमुना नदी भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। भाई बताओ गंगा की जो लंबाई बताई थी मैंने आपको, गंगा की लंबाई कितनी बताई थी? 25 किलोमीटर। बस इसका आपको ये ध्यान रखना है, गंगा जैसे यूपी में कितने जिलों में बह रही है? 28 में बह रही है।
तो जब 25-25 तो भाई पूरे भारत की होगी, मतलब जैसे निकली है उत्तराखंड से और बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक, है ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 25-25 किलोमीटर। अभी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों में बह रही है, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ लंबाई होगी। कितनी लंबाई है अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो बताओ जरा, कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, जो कि 28 राज्यों में, मतलब 28 जिलों में उत्तर प्रदेश के बहती है, 75 में से। कितने जिले हैं यूपी में? 75 जिले। तो देखो 900 किलोमीटर, ठीक है, हाँ जी, यूपी में इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। गंगा की बात हुई है, गंगा के बारे में। कर लिया नोट? कर लिया तो बहुत बढ़िया। आप लिखेंगे जरा, गंगा यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी, देखो सहायक नदी उसे बोलते हैं जिसका पानी बड़ी नदी में मिल जाता है, तो बड़ी नदी की सहायक नदी उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यमुना नदी को किसकी सहायक नदी बता दिया? गंगा की सहायक नदी बता दिया। अब देखो इसकी सहायक नदी लिखेंगे चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन और हिंडन, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन और हिंडन नदी। अब देखो ये चंबल तो आपने सुनी होगी ज्यादातर, है ना, तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। चंबल नदी लिखेंगे, इसका उद्गम स्थल, उद्गम मतलब भाई निकलना, जहां से निकलती है नदी, जनपाव झील से है। जनपाव झील, ये झील भी एमपी में पड़ती है, ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश में। इसका जो उद्गम स्थल है वो जनपाव झील से है, जनपाव झील। और कहां कहां बहती है? ये बहती है, ये जो चंबल नदी है ये बहती है, एक तो भाई देखो जहां से निकल रही है वहां तो बहेगी कुछ टाइम तक, तो मध्य प्रदेश में ये बहती है। दूसरा राजस्थान में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कहां बहती है? यूपी में आगरा में बहती है। आगरा, आगरा में बहने वाली नदी है ये चंबल नदी। चंबल के डाकुओं के बारे में तो देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, हाँ, तो ये वही नदी है चंबल नदी। उद्गम स्थल जनपाव झील, मध्य प्रदेश, और ये बहती है एमपी, राजस्थान और आगरा में। अब लिखो बेतवा नदी। अगली इसकी जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है? बेतवा नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी के बारे में लिखेंगे, नोट करो। हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर में, हमीरपुर में बेतवा से मिल जाती है। सॉरी, हाँ यार, यमुना से मिल जाती है। अब इसमें लिखेंगे इसका संस्कृत में नाम, इसका संस्कृत में नाम बेत्रवती है। बेत्रवती है। सहायक नदियां के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो लिखवा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है और इसका संस्कृत में नाम बेत्रवती है। अब लिखो केन। केन नदी लिखेंगे, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब जहां से ये केन नदी निकलती है, लिखेंगे कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से
कैमूर पहाड़ी के उत्तरी डाल से बांदा जिले के भोजा नामक स्थान पर, भोजा नामक स्थान से, देखो ये भोजा कहां पड़ता है, बांदा जिला है यूपी का, ठीक है, वहां से इसका उद्गम माना जाता है। भोजा नामक स्थान पर यह नदी, भोजा नामक स्थान पर यह नदी यमुना से मिल जाती है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है और भोजा नामक स्थान से, मतलब भोजन नामक स्थान पर ये किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। अब लिखो हिंडन नदी। हिंडन, बताओ हिंडन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हिंडन नदी लिखो, यह नदी, यह नदी गाजियाबाद और नोएडा, देखो ऐसा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक सेकंड रुक जाओ, नोट मत करो। हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, ठीक है, तो एक तो आप गाजियाबाद कहेंगे, उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, और एक दूसरा नोएडा, ठीक है, ये बसे हुए हैं। अब ये क्या होता है, ये जो है अब किस में मिलती है फिर ये हिंडन नदी, यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है फिर। अब ये जो है हिंडन नदी, ये भी किसकी सहायक नदी हुई, यमुना की। हालांकि देखो किसकी सहायक नदी है वैसे, ये यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है, और यमुना की सहायक नदी ये है, और ये भी किस में मिलेंगी, अब पहले तो यमुना में मिलेंगी तभी तो जाके मिलेगी। जैसे मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र बताया था, है ना, तो पहले हमने सिंधु नदी निकाल दी, फिर इसके बाद में मिलाई है, फिर लास्ट में जाके वो किस में गिरती है, अरब सागर की खाड़ी में। तो इसी तरीके से ये है। तो जो सबसे बड़ी नदी है इनकी वो यमुना नदी है, और यमुना की बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, गंगा नदी है यमुना की बड़ी नदी। लिखो जरा, ठीक है। और ये यमुना में कब मिलती है, बताओ, हिंडन नदी यमुना में कब मिलती है, जब गाजियाबाद नोएडा में ही विलीन हो जाती है यमुना में। गाजियाबाद और नोएडा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और नोएडा में ये हिंडन नदी यमुना से मिल जाती है, ठीक है, नोट करो। अब लिखेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये तो होगी हमारी जो है यमुना की सहायक नदियां। अब नेक्स्ट लिखेंगे जो गंगा की है, मतलब दाईं ओर बह रही हैं। अब लिखो टोंस नदी। टोंस नदी, हाँ जी, ये टोंस नदी है, ये लिखेंगे। यह गंगा की सहायक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है। सब गंगा की सहायक नदी चल रही हैं, सहायक नदी है, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, जलप्रपात मतलब जो झरना होता है, जलप्रपात इसी नदी पर बना है, इसी नदी पर बना हुआ है बिहार जलप्रपात, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसका। लिखो प्रयाग से थोड़ा आगे ये गंगा में मिल जाती है, प्रयाग से थोड़ा आगे ये गंगा में मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। प्रयाग से थोड़ा सा आगे ये किस में विलीन हो जाती है, गंगा में। इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी किसकी, टोंस नदी की सहायक नदी, ध्यान रख लेना, बेलन नदी है, बेलन, याद रहेगा ये तो, बेलन नदी। इसकी टोंस नदी की सहायक नदी क्या नाम है, बेलन नदी।
और ध्यान रखना, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बेलन नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बांध बना हुआ है, एक मेज बांध, एक डैम का नाम है, छोटा डैम है वैसे ये, मेज बांध इस नदी पर बना है, बेलन नदी पर, जो किसकी सहायक नदी है, टोस नदी की। कर लिया नोट भाई। अब लिखेंगे सोन नदी, नेक्स्ट नदी का नाम है सोन नदी। इसका लिखो उद्गम, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अमरकंटक बताओ भाई, अमरकंटक से दो नदी निकलती है, बता रखा आपको मैंने, नर्मदा, एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक कौन सी निकलती है, सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, अमरकंटक से है। ठीक है, ध्यान रखना, अमरकंटक। और पटना में ये गंगा में मिल जाती है भाई नदी, पटना में आकर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है, किसकी, सोन नदी की, सहायक नदी लिखेंगे रिहंद नदी। रिहंद नदी, देखो ये रिहंद नदी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक बांध बना हुआ है इस नदी पर, बताओ कौन सा है, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध इसी नदी पर बना है, रिहंद नदी पर। ठीक है, बताओ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है, इसी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भी इसी नदी पर बनी हुई है, रिहंद नदी पर, और रिहंद बांध भी इसी पर ही है। ठीक है, रिहंद बांध भी इसी पर है, और ये किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। कर लिया भाई नोट। चलो जी, ये तो हो गया नदियों के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है उनके बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंचाई, सिंचाई के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई, सिंचाई, उत्तर प्रदेश में सिंचाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये सिंचाई एवं नहर तंत्र। सिंचाई एवं नहर तंत्र, ये चीज पढ़ेंगे भाई हम। आपको पता है, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है कृषि करने वाला राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंचाई और नहर तंत्र का क्या योगदान यहाँ पर है। ठीक है, सिंचाई का मतलब क्या होता है भाई, सिंचाई का मतलब क्या होता है, हाँ, सिंचाई का मतलब है कि जो हमारी कृषि है उसकी सिंचाई करना, मतलब पानी देना उसे। ठीक है, तो सिंचाई एवं नहर तंत्र हम इसमें देखेंगे। तो लिखो जरा, पहले यूपी का कुल क्षेत्रफल लिखो 240.93 लाख हेक्टेयर, 240.93 लाख हेक्टेयर, ये यूपी का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया, यूपी के क्षेत्रफल का कितना है, 2 लाख, मतलब 240.93 लाख हेक्टेयर। अब देखो, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, बताओ, एक हेक्टेयर बराबर, तुम सोच रहे हो जी हेक्टेयर क्या है, तो हमने उसमें सुना है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, सॉरी, वर्ग मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर इजिकल टू होता है 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब लिखेंगे यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि, यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि 196.28 हेक्टेयर, 196.28
28 लाख हेक्टेयर, इतनी भूमि है। ये ऑप्शन आपको हेक्टेयर में ही देगा, पर तुम्हें 1 हेक्टेयर बराबर पता होना चाहिए कितना होता है भाई, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर 1 हेक्टर इज इक्वल टू। और सिंचाई भूमि कितनी है, 196.28 लाख हेक्टेयर। वास्तविक सिंचाई भूमि लिखेंगे, वास्तविक सिंचाई भूमि 134.40 लाख हेक्टेयर वास्तविक। एक 134.40 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूं आपको। इसे नोट करो जल्दी। कर लिया नोट। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया यूपी के जो क्षेत्रफल है ना वो 240.93 लाख हेक्टेयर है। हेक्टेयर में हमने जो नापा इतना है। अब 1 हेक्टेयर बता दिया भाई इतना होता है, आपको पता है इतना होता है। यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि मतलब कितनी ऐसी भूमि है जिसकी सिंचाई होनी चाहिए, तो वो है 196.28 लाख हेक्टेयर। लेकिन वास्तविक मतलब वास्तविक में सिंचाई कितनी की हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो 134.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सिंचाई है वो सिंचाई में सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश में किसका है सिंचाई करने में? हाँ जी, सिंचाई में सबसे ज्यादा योगदान बताओ है नलकूपों का। ठीक है, नलकूप समझते हो क्या है, जिसे हम 12 के में है। हाँ, ये है नलकूप। और इससे जो सिंचाई हो रही है ना 71.5% लोग नलकूपों से सिंचाई कर रहे हैं, है ना। नलकूप का मतलब 12 ही होता है भाई, नलकूपों के द्वारा। पहले तो कुएं होते थे, कुओं से सिंचाई होती थी। ठीक है, अब क्या है, नलकूपों से सिंचाई होती है। तो 12 वगैरह भाई देखो सबने समर सेविल करवा के 12 वगैरह लगवा लेते हैं। ठीक है, इससे आसानी से जो है सिंचाई की जा सकती है। तो 71.5% यहाँ पर सिंचाई होती है, किससे? नलकूपों से। नहरों से बताओ, नहरों से जो सिंचाई है वो 18.9% ही होती है नहर से सिंचाई। ठीक है, ये बहुत कम करते हैं लोग नहरों से सिंचाई। और जो तालाब और झीलों से है, लिखो तालाब और झील। तो ये मात्र 8.6%। ठीक है, ऐसे उत्तर प्रदेश अपनी भूमि की जो कृषि भूमि है उसकी सिंचाई करती है। ठीक है भाई, नहरों से 18.9%। हालांकि देखो भाई, नहरों से जो है, अभी तुमने उसका नाम सुना है नहर का, मानव निर्मित नहर सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये मानव निर्मित नहर है। और हरित क्रांति लाने वाली नहर भी ये इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हरित क्रांति लाने वाली सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है, मानव के द्वारा बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है कि जिन राज्यों में बिल्कुल सूखा पड़ रहा था, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, उसे जल देने के लिए ये नहर बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और ये सबसे लंबी नहर है। इसका फायदा ज़्यादातर राजस्थान को हुआ है, जो वहाँ की बिल्कुल बंजर भूमि थी, जहाँ पर मतलब कुछ उगा नहीं सकते, मतलब वहाँ के लोग अपना पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अब इंदिरा गांधी नहर जब ये खींची गई तो ये जो है इससे अपना थोड़ा बहुत पालन पोषण कर पा रहे हैं। भाई आप देखो, जहाँ बंजर भूमि है, अगर वहाँ पर नदी है या नहर है, पानी की कमी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा बहुत तो वहाँ पर पालन पोषण के लिए आदमी कर सकता है अपना। नदियों के आसपास का जो किनारा होता है, जो आसपास का जो क्षेत्र होता है,
वहाँ की जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। भाई कुछ भी बोलो वहाँ पर, क्योंकि पानी की तो कमी है ही नहीं। सारा सारा जो काम है जो मिट्टी का हमारा, वो किससे है? इससे ही तो है, पानी से। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूख जाएगा, है ना, फसल सूख जाएगी। और पानी ठीक से मिलता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकाली है इंदिरा गांधी नहर? ये जब व्यास नदी का, मतलब व्यास नदी और रावी नदी जब ये आपस में मिलती हैं, तो वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। जो पानी है इंदिरा गांधी नहर में वो व्यास और रावी नदी का है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अलग से ध्यान है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से, इसका कोई लेना देना नहीं है। बताओ वैसे नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नहरों का देश पाकिस्तान, ठीक है। लिखो जरा। यूपी की प्रमुख नहर एवं परियोजनाएं, अगला हेडिंग है यूपी की प्रमुख नहर एवं परियोजनाएं। यूपी की प्रमुख नहर एवं परियोजनाएं, बहुत सारी नहर है भाई, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं। देखो भाई, जो नहर है ये भी तो नदियों से निकलती हैं, ठीक है। जो नदियां होती हैं उनसे क्या निकाली जाती है? नहर निकाली जाती है। तो ये जो ऊपरी गंगा नहर है, नाम है इसका, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे कि ये जो है, लिखो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे है। हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे। ऊपरी गंगा नहर गंगा के कौन से किनारे है? हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे, ये वाली नहर। दूसरी लिखेंगे मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। अब देखो यहां पर, देखो इनके साथ में, नहर के साथ में गंगा जुड़ रहा है। तो ये कहां से निकली है? गंगा से। हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे से निकली है, ये ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर। अब ये जो मध्य गंगा नहर है, लिखेंगे यूपी के बिजनौर से, गंगा नदी से, यूपी के बिजनौर से गंगा नदी से निकली है, गंगा नदी से निकली है नहर, मध्य गंगा नहर कहते हैं इसको। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर ये निकली है बुलंदशहर से, गंगा से निकली है, ठीक है, गंगा नदी से निकली है बुलंदशहर से। देखो बुलंदशहर में भी कहां से, ये इंपोर्टेंट जगह नरोरा, ठीक है। ये नरोरा आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर जो है परमाणु केंद्र है एक, नरोरा परमाणु केंद्र, इसी के नाम से नरोरा परमाणु केंद्र। कहां पर है? बुलंदशहर। और जगह का नाम भी क्या है? नरोरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसे। यहां पर बिजली बनाई जाती है। हम नरोरा विद्युत परमाणु केंद्र भी, या विद्युत परमाणु संयंत्र भी इसको कहते हैं। और ये कहां पर है? बुलंदशहर में, नरोरा में, बड़ा फेमस है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला लिखो आगरा नहर, आगरा नहर लिखो, यह
एक अंतर्राज्यीय नहर है। यह एक अंतर्राज्यीय नहर है। अंतर्राज्य का मतलब समझते हैं? अभी तक हमने जितनी भी ये नहर देखी ये सब उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये जो आगरा नहर है ये अंतर्राज्यीय है। देखो, जब अंतर्राष्ट्रीय की बात होती है, जब तो देश विदेश की बात होती है, अब ये अंतर्राज्य की बात हुई है तो यहाँ पर राज्यों से राज्यों की बात होगी। अब ये जो आगरा नहर है ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इसमें और भी राज्य शामिल है। ठीक है, वे राज्य कौन कौन से हैं लिखो जरा। आगरा नहर में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी तो है ही भाई, है ना। आगरा नहर नाम से ही आपको पता चल रहा है आगरा नहर है तो आगरा भी उत्तर प्रदेश का ही है। और ये निकाली कहाँ से है? देखो, इसको भी ध्यान रख लेना। ये जो निकली है ये यमुना नदी से निकली है। यमुना नदी ये किससे निकली है? यमुना नदी से। नेक्स्ट लिखो, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर लिखो, यह सबसे पुरानी नहर है। ये 1830 में बनी। ये 1830 में बनी ये वाली नहर सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। लिखो, फैजाबाद से, फैजाबाद ये यमुना नदी से, फैजाबाद से ये यमुना नदी से निकलती है। ठीक है, नाम ही आपको देख लो, पूर्वी यमुना यानी कि किससे निकली है? यमुना नदी से। और कहां से निकली है? फैजाबाद से। अब लिखो शारदा नहर। शारदा नहर, देखो भाई मैंने आपको शारदा नदी भी बताई थी शारदा नदी। हाँ जी, तो ये इसका नाम क्या है? शारदा नहर। ये नदी के बारे में बात नहीं कर रहे हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नहरों के बारे में। तो शारदा नहर, अब बताओ ये किससे निकली होगी? शारदा नदी से। तो शारदा नदी को हम क्या कह रहे थे? काली नदी। दूसरा क्या नाम दिया था हमने? काली नदी। लिखो, पीलीभीत में ये शारदा नदी से निकली है। पीलीभीत में किससे निकली है? शारदा नदी से। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे आप, ये जो पीलीभीत है इसके बारे में मैंने अभी और कुछ भी बताया था आपको। हाँ जी, गोमती नदी की, हाँ, फुलर झील से ये गोमती नदी में मिल जाती है। अब तो ये देखो, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और अलग राज्य है, मतलब छत्तीसगढ़ से मिलती है? बताइए। यही है पीलीभीत। ठीक है, नोट करके आप लिख भी लो कि एकमात्र ऐसा राज्य है, हालांकि नेपाल से 6 जिलों की मिलती है, जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के वो 6 जिलों की लगती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा भी तो है क्योंकि अलग राज्य से सीमा सटा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी और नेपाल से भी।
लिखो यह है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये जो नहर है ये ज्यादा सिंचाई करती है भाई, तो सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये। 12,368 किलोमीटर इतने क्षेत्र में बहती है। 12,368 किलोमीटर मतलब लगभग ये 8 लाख कृषि 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है, सिंचाई करती है। तो देख लो कितनी भूमि को इस नहर से फायदा है, शारदा नहर से। ठीक है, पीलीभीत में ये शारदा नदी से निकलती है, मतलब काली नदी से निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और ये 12,368 किलोमीटर में को बहती है, और लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई है वो ये करती है शारदा नदी। नेक्स्ट लिखेंगे रिहंद घाटी, रिहंद घाटी परियोजना। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस नदी पर बनी हुई है, तो आप बताओगे रिहंद नदी पर बनी हुई है परियोजना। देखो जो परियोजना बनाई जाती है सिंचाई के लिए या बिजली बनाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रिहंद घाटी परियोजना है ये कौन से जिले में है यूपी के, ये है सोनभद्र में, ध्यान रखेंगे। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध, हेडिंग डालो, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये एक डैम है भाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। लिखो यह बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर है, किस नदी पर बना है, बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर बना हुआ है। और लिखेंगे झांसी और ललितपुर के माता टीला नामक स्थान पर है। झांसी और ललितपुर, मतलब इन्हें इससे मतलब लाभ मिलता है झांसी और ललितपुर को। झांसी ललितपुर के माता टीला स्थान पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। देखो जो माता टीला स्थान है ना भाई, इससे भी 2 नहर निकाली गई है, यहां लिख देता हूं मैं। माता टीला बांध, माता टीला ये जगह का नाम है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है इस पर। इससे 2 नहर निकाली गई हैं, वे कौन कौन सी है नोट करो जरा। गुरु सहाय नहर और मेदर नहर। गुरु सहाय नहर और मेदर नहर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर लिखो केन नहर परियोजना। केन नदी जो बताई थी वो केन नहर परियोजना, केन नहर परियोजना। लिखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है, मतलब दोनों ने मिलकर बनाई है ये परियोजना, संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर बनाई है, इसलिए इसका नाम क्या है, संयुक्त परियोजना। दोनों ने मिलकर बनाई है इसको।
लिखो केन नहर पन्ना से निकलती है। जो केन नहर है वो कहां से निकलती है? पन्ना से। ये पन्ना कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहां से निकलती है केन नहर। बताओ किस नदी से निकलेगी भाई? भाई केन नदी से निकलेगी। ये जो नहर निकाली है वो कौन सी नदी से निकाली है हमने? केन नहर, केन नदी से। लिखो अब राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना। इसमें लिखे जरा, ललितपुर में बेतवा नदी पर, जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, किस नदी पर बताओ? बेतवा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। ये डैम बना हुआ है, यानी कि बांध बना हुआ है ललितपुर जिले में। यह भी संयुक्त परियोजना है, ठीक है, यह भी संयुक्त परियोजना है। मतलब किस किसने मिलकर बनाई है? उत्तर प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर बनाई है राजघाट बांध परियोजना। लिखो बाणसागर, बाणसागर नहर परियोजना। बाणसागर नहर परियोजना। लिखो यह भी संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। अब देखो ये किस किस ने बनाई है? एक तो मध्य प्रदेश ने, एक उत्तर प्रदेश ने, और एक बिहार भी शामिल है इसमें, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बाणसागर नहर परियोजना। अच्छा, इनका जो रेशो होगा देखो, उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, इनका तो 1:2:1। बिहार का 1:1 है, बिहार और एमपी का, और उत्तर प्रदेश का इसमें ज्यादा है रेशो, अनुपात में। ये तो पढ़ा होगा आपने मैथ में कि कैसे निकालते हैं रेशो को। और ये वाली जो परियोजना है ना भाई, ये भी एमपीपी परियोजना हम इसको कह सकते हैं, मतलब मल्टी पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये बिजली बनाने में भी इसका काम किया जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिजली बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जहां तक है ये सारी परियोजना हमारी एमपीपी हैं। और पेयजल के लिए भी किया जाता है, मतलब पानी को पीने के लिए, ठीक है भाई। अब ये जो हमारी परियोजना है ये हुई हमारी कंप्लीट, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।